गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि किसी भी फंगस के अंदर थैलस की जो बॉडी होती है वो किस टाइप से बनती है। आज अपन बात करते हैं कि जो फंगस है उनकी फ्रूटिंग जो बॉडी होती है, यानी कि उनका फलन काय जो है वो किस टाइप से बनता है। तो आज अपन बात करते हैं उनके फ्रूटिंग बॉडी के बारे में। आज का अपना टॉपिक है कि जो फंजाई है उनके अंदर किस टाइप से फ्रूटिंग बॉडी बनती है। टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, हिंदी में कहते हैं फलन काय के प्रकार। फलन काय के प्रकार मैं आपको सिंपल समझाऊं पहले कि किसी भी फंगस के अंदर जो फलन बनता है, यानी कि उनकी जो फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ फ्रूट नहीं बोलते, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉडी का डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी मेन रूप से 4 प्रकार की होती है। एक होती है oospore, एक होती है जाइगोस्पोर, एक होती है एस्कोस्पोर और एक होती है बेसिडियोस्पोर। तो जो oospore है वो बनते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों में। एक होते हैं oospore, एक होते हैं जाइगोस्पोर और एक होते हैं एस्कोस्पोर, जिसको एस्कोकार्प के नाम से भी जानते हैं, एस्कोकार्प। और एक होती है बेसिडियोकार्प। तो सबसे पहले मैं आपको इनके सबके एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जो oospore हैं वो बनते हैं किसमें, मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों में। मैस्टिगोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर oospore बनते हैं। oospore हमेशा स्मूथ टाइप के होते हैं, यानी कि इनकी आउटर जो वॉल होती है वो स्मूथ चिकनी टाइप की होती है। और जाइगोस्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों में, जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों में। एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में बनते हैं, लेकिन एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में बनने वाले एस्कोस्पोर के टाइप्स और हैं जिनके बारे में आज अपन डिटेल से देखेंगे। एक बार मैं आपको इनको छोटे पॉइंट्स के रूप में समझा रही हूँ कि एस्कोस्पोर जो है या एस्कोकार्प केवल एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में बनते हैं, एस्कोमाइकोटिना के सदस्य में बनते हैं। और बेसिडियोकार्प जो हैं वो किस में बनते हैं, बेसिडियोमाइकोटिना, ये बनते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में। अब मैं आपको सबसे सिंपल भाषा में समझाऊं कि जितने भी फंगस होते हैं उनके 5 सब डिवीजन होते हैं और हर एक सब डिवीजन के अंदर एक अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। इनके जो सब डिवीजन हैं वो हैं जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना। तो जो ड्यूटेरोमाइकोटिना है वो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम टाइप की क्लास है, और बाकी सारे जितने भी इनके एस्कोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना, ये सब एक स्पेसिफिक प्रकार की सब डिवीजन है। और ये स्पेसिफिक सब डिवीजन होने की वजह से इनके अंदर हर के अंदर अलग टाइप का स्पोर का कार्प बनता है, जैसे एस्कोस्पोर, एस्को जो है oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोकार्प या एस्कोस्पोर, और एक होते हैं बेसिडियोस्पोर या बेसिडियोकार्प। तो आज अब ये दो तो हैं बहुत छोटे पॉइंट्स, डिटेल से पढ़ेंगे हम एस्कोकार्प को। क्यों? क्योंकि ये तो पर्टिकुलर एक मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्य में बनते हैं और सिंपल है कि oospore बनेंगे, केवल राउंड शेप बनेंगे। जाइगोस्पोर जाइगोमाइकोटिना के सदस्य में बनते हैं जो जूस्पोर के समान बनेंगे, जिनके अंदर केवल फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, यानी ये मैंने जूस्पोर बना दिया जिसके ऊपर ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो इसका भी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जितने भी जूस्पोर बनेंगे उनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, भले वो फ्लैजिला एक टेंसल टाइप की हो या फिर एक विप्लस टाइप की हो। आज अपन बात करते हैं इनके एस्कोकार्प की, कि एस्कोकार्प जो है वो एक स्पेसिफिक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी क्यों बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके एस्कोस्कार्प
एस्कोकार्प के बारे में कि एस्कोकार्प जो है वो एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में तो बनते ही बनते हैं, साथ में इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये हर एक स्पोंजिया के अंदर अलग टाइप से बनते हैं। कुछ में ये ओपन टाइप के होते हैं, कुछ में ये क्लोज टाइप के होते हैं, कुछ में ये हाफ क्लोज टाइप के होते हैं और कुछ में ये शूडो टाइप के बनते हैं। शूडो का मतलब होता है जूटे टाइप के थीशियम बनाते हैं। तो इनकी बेस पे इनके टाइप्स बताए गए हैं। तो आज इसमें जो टॉपिक है वो अपना होगा एस्कोकार्प टाइप्स। ये क्वेश्चन कई बार बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और कई बार इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसमें अपन बात करते हैं आज सबसे पहले किसकी, क्लिस्टोथीशियम की। क्लिस्टोथीशियम को दो में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लिस्टो प्लस थीशियम। थीशियम का मतलब कार्प, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, यानी ऐसा कार्प जो क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कि बंद होगा। नाम से पता चल रहा है क्या होगा, क्लोज, क्या होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। अब मैं आपको इसको डायग्राम से बताऊं कि इस तरीके से इसका ये पूरा एक स्पोरोकार्प, इस स्पोरोकार्प के चारों तरफ इस तरीके से इसकी थीशियम प्रेजेंट होगी और इस थीशियम के अंदर इनके स्पोर प्रेजेंट होंगे कि इसके फॉर्म में, एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन में। और जब ये एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो एक एसाई का निर्माण करेंगे। तो सबसे बाहर की ओर जो आपको ये सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये पार्ट इसका क्या कहलाता है, पेरिडर्म। इस पार्ट का नाम क्या होता है, पेरिडर्म पार्ट होता है, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में हर एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसका नाम होता है पेरिडर्म। इसके अंदर की ओर प्रेजेंट होती हैं एसाई। मैं इसको डायग्राम से बना रही हूँ कि इस तरीके से इसके अंदर ये ऐसा ही प्रेजेंट होती हैं और इन एसाई के बीच में पैराफाइसिस प्रेजेंट होती हैं और हर एक एसाई एक दूसरे के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन ना डालें, यानी कि प्रेशर ना डालें, इसलिए इनके बीच में इस तरीके से लहराती हुई क्या प्रेजेंट होती हैं, पैराफाइसिस प्रेजेंट होती हैं, जो दो काम करती हैं। एक काम होता है कि हर एक एसाई को बचाना कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कहीं कमी तो नहीं है, और दूसरा काम होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको बचाना। हर एक जो एसाई होती है उसके अंदर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ 8। इस तरीके से हर एक एसाई में क्या बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और एक 8, ये 8 जो एस्कोस्पोर हैं ये इनकी सेल्स यानी कि एसआई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एसआई रैप्चर हो जाती हैं तो ये कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो पहले इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये इसकी पेरिडर्म वाली सेल्स हैं, ये एक पैराफाइसिस है, पैराफाइसिस। ये पैराफाइसिस क्या करती हैं, नमी को अवशोषित करके रखती हैं। जैसे ही इसकी थीशियम ओपन होने वाली होती है उस टाइम क्या करती हैं, इनकी जो एसआई बनती है इन एसआई को नमी प्रदान करती हैं और ये एसआई नमी को अवशोषित करके क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, यानी कि रैप्चर हो जाती हैं। तो ये पार्ट कहलाता है पैराफाइसिस और ये पार्ट इसमें कहलाता है एसआई। एसआई, इस एसआई के अंदर आपको ये संख्या के अंदर जो है हर एक एसआई में कितने 8 एस्कोस्पोर भरे हुए होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर।
जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही थी कि हर एक एस्कोकार्प में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनका फॉर्मेशन जो ये पेरिडम बनी हुई है इसके अंदर अलग अलग टाइप से होता है। जैसे ये फर्स्ट मैंने समझाया आपको क्लिस्टोथीशियम टाइप का, क्लिस्टो मानी क्लोज टाइप का पेरिथीशियम बनता है, और ये क्लोज टाइप का जब पेरिथीशियम बनता है तो इसकी जो चारों तरफ पेरिडम प्रेजेंट होती है, ये पेरिडम क्या होती है, ओपन टाइप की ना होकर के बिल्कुल क्या होती है, क्लोज होती है। और इस टाइप की पेरिथीशियम जो है वो बनती है एस्परजिलस में। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, किस में बनती है, एस्परजिलस में। इस प्रकार की पैरासाइफाइसिस किस में बनती है, एस्परजिलस के अंदर बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके आगे नंबर 3 पर। ये तो हुई एक टाइप, अब मैं सेकंड टाइप की बात करती हूँ, नंबर 2 क्लिस्टोथीशियम। नेक्स्ट आती है पेरिथीशियम, नाम है पेरिथीशियम। पेरी का मतलब हाफ क्लोज, क्या होंगी, हाफ क्लोज होंगी, हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। अब अपन इस टाइप की पेरिथीशियम बनाते हैं जो क्या होती है, हाफ क्लोज टाइप की होती हैं और हाफ ओपन टाइप की होती हैं। तो इनकी जो सेल्स पेरिडम की सेल्स होती हैं वो भी इसी प्रकार से प्रेजेंट होती हैं जैसे एक क्लिस्टोथीशियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी उसी प्रकार से इसकी पेरिडम की जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होंगी और जो क्या करेंगी, इसके चारों तरफ एक कवर बनाने का काम करेंगी। लेकिन कवर के साथ साथ इसमें एक नेक लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। इस नेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर की ओर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती हैं, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनके अंदर बनने वाले जो एसाई होते हैं, उनके जो एस्कोस्पोर होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बनाई मैंने इसके अंदर बनने वाली एसाई। इन एसाई के अंदर उसी प्रकार से क्या प्रेजेंट होंगे, एस्कोस्पोर प्रेजेंट होंगे, और साथ में इनके बीच में इस तरीके से ये लहराती हुई स्ट्रक्चर जो है वो पैराफाइसिस के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होगी। और ये पैराफाइसिस जैसे वहाँ नमी प्रदान करने का काम कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगी, नमी प्रदान करने का काम करेंगी। तथा हर एक एसाई में वैसे ही क्या प्रेजेंट होंगे, 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होंगे। सात और एक 8, इस तरीके से इनके अंदर 8 जो हैं वो एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और एक 8, ये 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। अब एक बार अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं कि इसके नाम में कौन सा पार्ट क्या है। ये पार्ट इसका वही पेरिडम कहलाता है, पेरिडम। ये पार्ट इसका पैराफाइसिस कहलाता है, जो वाटर और मॉइस्चर को होल्ड करता है। ये पार्ट इसका एसाई कहलाता है। इस एसाई में क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर प्रेजेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब ये पार्ट, कि ये जो पार्ट है इसके अंदर ये कहलाता है ओस्टियोल। मुख के समान स्ट्रक्चर होती है। इस मुख के समान स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि इस भाग में उल्टी साइड में इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं इसके अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों के समान संरचना होती है, जिनका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जैसे ये एस्कोस्पोर अपनी एसाई में से फ्री होते हैं तो ये बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक जो ये एसाई बनी हुई है, इस हर एक एसाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
एक एस्कोस्पोर प्रेजेंट होता है। हर एक एसआई में 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं और हर एक एस्कोस्पोर बाहर निकल करके एक एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों के लिए एक स्पोर के रूप में कार्य करता है। तो इसका नाम रखा जाता है पेरिथीशियम टाइप की, मतलब हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन टाइप की होती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम। अब अपन बात करते हैं एपोथीशियम। एपोथीशियम, एपो का मतलब ही क्या होता है? ओपन टाइप। कैसी होगी? खुले प्रकार की थीशियम होगी, खुली थीशिया क्या प्रेजेंट होगी? खुली थीशिया प्रेजेंट होगी। तो जब ओपन ही है तो कैसी बनेगी? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनेगी। तो मैं इसको एक डायग्राम के रूप में समझाती हूँ कि ये एक तरीके से एक कटोरे के समान संरचना या एक प्लेट के समान संरचना के रूप में पाई जाती है और जिसके अंदर ये पेरिडर्म प्रेजेंट होती है। इसके अंदर भी वैसे ही पेरिडर्म्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं और प्रोटेक्शन के साथ साथ इसको नमी भी प्रदान करती हैं। इस नमी के कारण इनके जो एसआई होते हैं, जैसे ही वो एसआई अपना जर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं? अपनी जर्मिनेशन ट्यूब बनाते हैं, तो उस टाइम इसके अंदर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर अपना डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं और इनके बीच में जैसे उसके अंदर प्रेजेंट थी ये पैराफाइसिस, वैसे ही इस पार्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? ये पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। ये भी वही वाटर होल्डिंग का काम करती हैं और इनके अंदर जैसे उन एपोथीशियम और क्लिस्टोथीशियम टाइप के अंदर प्रेजेंट थे 4 टाइप एसआई के अंदर एस्कोस्पोर, वैसे ही 8 एस्कोस्पोर, 8 एस्कोस्पोर इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये 8 एस्कोस्पोर, लेकिन केवल अंतर इतना है कि ये ओपन टाइप की होती है, उनके अंदर वो क्लोज टाइप की होती हैं और ये 8। तो इनकी लेबलिंग भी अपन कर देते हैं कि इनकी लेबलिंग में भी ये सबसे बाहर की ओर क्या प्रेजेंट है? पेरिडर्म पार्ट प्रेजेंट है। पेरिडर्म के अंदर की ओर ये पैराफाइसिस प्रेजेंट है। पैराफाइसिस के 2 पैराफाइसिस के बीच में ये एसआई प्रेजेंट है। एसआई के अंदर क्या भरे हुए हैं? ये एस्कोस्पोर भरे हुए हैं। ये एस्कोस्पोर वाला पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन ये जो शेप है वो कैसी है? एक कप लाइक शेप या फिर एक प्लेट लाइक शेप है। तो इसकी शेप कैसी है? कप लाइक। तो एक फंजाई होती है कप फंजाई, जिसका दूसरा नाम होता है पेजाइजा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पेजाइजा जो कप फंजाई है उसके अंदर बनने वाले एस्कोकार्प कैसे टाइप के होते हैं? एपोथीशियम टाइप के इसके अंदर कार्प बनते हैं। ये कार्प ओपन टाइप के बनने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया जाता है? एपोथीशियम। और बने किस में? पेजाइजा में, यानी कि कप फंजाई में। तो इसका एग्जाम्पल क्या रख दिया जाता है? पेजाइजा, कप फंजाई। तो मैंने आपको समझाया क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम, एपोथीशियम। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं शूडोथीशियम। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें शूडोथीशियम नंबर 4। शूडो, नाम से ही पता चल रहा है शूडो माने झूठा। कैसा होगा? झूठा थीशियम बनेगा। जिस थीशियम की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो कुछ टाइम के लिए बना उसके बाद में उसमें स्पोर निकले और वो थीशियम क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है? शूडोथीशियम।
अब जो सूडोथीशियम बनता है एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बनती है, कभी इसके अंदर ये जो है वो बन जाते हैं राउंड शेप में इस तरीके से, कभी कभी बन जाते हैं ये ऑस्टियल फॉर्मेशन में, और कभी कभी ये बन जाते हैं इस कप शेप में। इनमें से किसी में भी इनके अंदर जो है एसआई का निर्माण हो जाएगा, और हर एक एसआई के साइड में से इस तरीके से पैराफाइसिस निकल जाएगी। और जैसे ही इसके अंदर इन एसआई का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद में इनके चारों तरफ पाए जाने वाला जो ये पेरिडम का पार्ट है जिसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर यानी कि नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के बाद में ये क्या सारे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, सूडोथीशियम। अब बात करती हूँ मैं इसके अंदर बेसिडियोकार्प की। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन इसके 4 टाइप। फर्स्ट था ओस्पोर, सेकंड था जाइगोस्पोर, थर्ड था एस्कोकार्प या एस्कोस्पोर, और फोर्थ नंबर जो है वो है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि बेसिडियोकार्प बनता किस में है, बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में ही बनता है। किस में बनता है, बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में ही बनता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं उनमें बनने वाला जो बेसिडियोकार्प होता है वो एस्कोकार्प के समान बनता है, लेकिन बनने वाले स्पोर की संख्या इसके अंदर कितनी होती है, केवल और केवल 4 होती है। जैसे एसआई में बनने वाले एस्कोस्पोर की संख्या 8 थी, वैसे इसके अंदर बनने वाले जो स्पोर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 की जगह 4 बन जाती है। 4 होने की वजह से इनका नाम जो है वो 2 स्टेन के फॉर्मेशन में रख दिया जाता है कि एक तो होते हैं वो पॉजिटिव टाइप के और एक होते हैं वो नेगेटिव टाइप के। अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर बेसिडियोकार्प बनता है। इस तरीके से इसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे पीछे की ओर जैसे एक अम्ब्रेला शेप होती है वैसी शेप निकलती है, और इस अम्ब्रेला शेप से अंदर की ओर इस तरीके से इसमें पीलस बनते हैं, और इन पीलस से बाहर की ओर फिर वही अम्ब्रेला शेप बन जाती है। यो इस तरीके से जो है वो बेसिडियोकार्प इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिडियोकार्प जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि ये पार्ट जो है वो कहलाता है इसका पीलस, और ये पार्ट कहलाता है इसका गिल्स, और ये पार्ट कहलाता है इसका स्ट्रिप। अब जो इसके पार्ट हैं क्या सब, कि पीलस, गिल्स और स्ट्रिप्स, तो इनका ये स्ट्रिप्स जो पार्ट है ये तो क्या करता है, जैसे बारिश का मौसम आता है तो जो सैप्रोफाइटिक जो फंगस होती है उनके ऊपर चिपका हुआ पार्ट होता है, यानी ऊपर की ओर अम्ब्रेला जैसी बारिश के मौसम में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपने देखी होगी कि जो पुरानी जो लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर, जिसको सांप की छतरी की जैसे आप कहते हो उनका नाम रखते हो, लेकिन एक्चुअल में वो सांप की छतरी जिसका नाम रखते हो वो सांप की छतरी नहीं है, वो एक फंगस होती है जो बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों से बनती है, जिसमें जो नीचे की ओर जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो होता है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स के ऊपर थोड़ा सा हार्ड पॉइंट होता है वो कहलाता है इसका गिल्स, और इसके बाहर की ओर जो पार्ट प्रेजेंट होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, इसमें पिल्स कहलाता है। तो बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर इस पार्ट में बहुत सारे बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये बेसिडियोस्पोर एक इस बेसिडिया की बात करूं तो हर एक बेसिडिया के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 4 बनती है। अब अपन बात करते हैं कि इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें बनने वाले न्यूक्लियस की संख्या जब 1 हो या 2 हो
या फिर हर एक सेल्स में जो न्यूक्लियस बन रहा है वो हैप्लोइड हो या डिप्लोइड हो। तो न्यूक्लियस के बेस पे क्या किया जाता है, न्यूक्लियर के बिहेवियर के आधार पर फंगस को क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आएगा कि इन फंगस के अंदर जो न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं कि जैसे एस्कोमाइकोटिना के सदस्य हैं, उनकी हर एक एसआई में बनने वाले जो 8 एस्कोस्पोर होते हैं, क्या वो सारे हैप्लोइड होते हैं या फिर वो सारे डिप्लोइड होते हैं, या बेसिडियोकार्प में बनने वाले जो 4 स्पोर हैं वो चारों स्पोर हैप्लोइड होते हैं या फिर वो डिप्लोइड होते हैं। तो उनके हैप्लोइड होने या डिप्लोइड होने, या फिर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस का होना, या फिर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का होना, या फिर एक सेल के अंदर 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस का बनना, ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी सेल के बिहेवियर पर। तो जो है न्यूक्लियस जो है उनकी संख्या के आधार पर सेल का बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, इनके सेल का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है। जैसे मैं बात करूं इनके टाइप्स की, तो एक टाइप्स जो है, एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे ये एक सेल है, सपोज करो इसमें ये एक न्यूक्लियस है, तो हम इस सेल का नाम क्या रखेंगे, मोनोकैरियोटिक सेल। मोनो मानी एक, कैरियो मानी न्यूक्लियस, सेल मानी कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मोनोकैरियोटिक सेल। दूसरा मैं डायग्राम बनाऊं, ये मैंने सेल बनाई, ये इसमें मैंने 2 न्यूक्लियस बना दिए। सेल तो एक ही है पर न्यूक्लियस कितने अब की बार, 2। तो क्या कहेंगे हम, डाई कैरियोटिक सेल। डाई मानी 2, न्यूक्लियस मानी, कैरियो मानी न्यूक्लियस और सेल मानी कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अब 2 बात आती है इनके ऊपर, क्या ये न्यूक्लियस हैप्लोइड है या फिर ये न्यूक्लियस डिप्लोइड है। साथ में ये न्यूक्लियस फ्यूजन करने के बाद में बने हैं या फिर ये न्यूक्लियस फ्यूजन से पहले बने हैं। तो इसके आधार पर इनको क्या किया जाता है, न्यूक्लियर बिहेवियर के नाम से जान दिया जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियर बिहेवियर इन फंगल सेल। तो हम इसका नाम रखेंगे टॉपिक का, न्यूक्लियर बिहेवियर इन फंगल सेल। न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ फंगल सेल। कवक कोशिका का केंद्रक व्यवहार, क्या कहेंगे इसको, कवक कोशिका का केंद्रक व्यवहार। तो फंगस के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है उसका व्यवहार कैसा होता है, इसके बिहेवियर के आधार पर इनके टाइप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। नाम है मोनोकैरियोटिक, नंबर 1 मोनोकैरियोटिक सेल। नाम है मोनोकैरियोटिक सेल। मोनो मानी एक, सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे, एक ही न्यूक्लियस होगा। जैसे मैंने ये सेल बनाई, ये मैंने बनाई दूसरी सेल, ये बनाई मैंने नेक्स्ट सेल और ये बनाई मैंने नेक्स्ट सेल। हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे, केवल एक न्यूक्लियस होगा। ये हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा,
और ये इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियस। मोनो मानी एक, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी पे बात कर लेते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है डाई कैरियोटिक न्यूक्लियस या डाई कैरियोटिक सेल। डाई मानी दो, हर एक सेल में क्या प्रेजेंट होंगे? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये मैंने बना दी सेल, और हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे? दो न्यूक्लियस होंगे। ये हर एक सेल में क्या बना दिए? दो न्यूक्लियस बना दिए। और साथ में क्या प्रेजेंट है इनका? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये बना दिया इनका साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस हुए? दो न्यूक्लियस हुए। डाई कैरियोटिक कितने न्यूक्लियस हैं? दो। ये न्यूक्लियस भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड प्रकार के ही होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। और इस प्रकार की स्टेज जो है वो किस में पाई जाती है? बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जो मैंने अभी आपको समझाया कि बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों के अंदर बनने वाली बेसिडिया में स्पोर की संख्या 4 होती है, जिनमें से 2 स्टेन एक जैसे होते हैं और 2 स्टेन एक जैसे होते हैं। तो ये होते हैं किसमें? बेसिडियोमाइकोटिना। किस में बनते हैं? बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों के अंदर बनते हैं कि हर एक सेल में बनने वाले न्यूक्लियस की जो संख्या है वो बन जाती है 2-2 हर एक सेल्स में। और मोनोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि हर एक सेल्स में बनने वाले न्यूक्लियस की संख्या होती है 1-1। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 3। नंबर 3 पर जो है वो आता है सिन कैरियोटिक। सिन मानी 2, सिन कैरियोटिक न्यूक्लियस या सिन कैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस की संख्या 2 हो और दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो? सिन, सिन मानी जुड़े हुए। तो हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस तो होंगे, लेकिन दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तब उसका नाम क्या रख दिया जाता है? सिन कैरियोटिक। जैसे मैं इसको बनाऊं कि एक न्यूक्लियस ये बनाया हर एक सेल के अंदर, और एक न्यूक्लियस मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। और जब दोनों न्यूक्लियस अगर अलग अलग स्टेज में होंगे तब तो वो चले जाएंगे डाई कैरियोटिक में, लेकिन दोनों न्यूक्लियस जब क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनका नाम क्या हो जाता है? सिन कैरियोटिक। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस और सिन मानी जुड़े हुए। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे कि हर एक सेल्स में 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों न्यूक्लियस क्या हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है? सिन कैरियोटिक। दोनों न्यूक्लियस इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। यो, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? सिन कैरियोटिक। न्यूक्लियस 2 थे और दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए हैं, तो सिन कैरियोटिक। इसका नाम क्या रख दिया जाता है? सिन कैरियोटिक स्टेज। तो सिन कैरियोटिक स्टेज में क्या होते हैं कि दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये जो जुड़े हैं न्यूक्लियस, ये एक समान होंगे या अलग अलग होंगे? इनके बेस पे भी इनको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, हेट्रोकैरियोटिक और होमोकैरियोटिक। अभी तो केवल जुड़े ही हैं,
अब जुड़ने वाले न्यूक्लियस दोनों यदि एक समान हो, किस तरीके से, मॉर्फोलॉजिकल रूप से भी और जेनेटिकली रूप से भी, तब तो उनका नाम रख दिया जाता है होमोकैरियोटिक। और यदि दोनों न्यूक्लियस जो जुड़ने वाले हैं ये दोनों क्या हो, मॉर्फोलॉजिकल रूप से भी और जेनेटिकली रूप से भी क्या हो, अलग अलग हो, तो उनका नाम क्या रख दिया जाता है, हेट्रोकैरियोटिक। तो सिनकैरियोटिक में तो N+N का फ्यूजन हुआ और क्या बन गए, 2N। लेकिन ये जो 2N है, अब ये जो दोनों N जुड़े हैं ये दोनों यदि सेम पोजीशन में हैं, यानी उनका जेनेटिकली मटेरियल, उनका आनुवंशिक पदार्थ, उनका जेनेटिकली मटेरियल और उनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनकी आकारिकी क्या होती है, सेम होती है, तब तो ये किस में चले जाएंगे, पूरे होमोकैरियोटिक में। तब तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, होमोकैरियोटिक। और यदि ये सेम ना हो करके क्या हो जाएं, डिफरेंट टाइप के अगर ये बन गए, डिफरेंट टाइप से किस किस के फॉर्मेशन में, आनुवंशिकी रूप से और आकारिकी रूप से, और आकारिकी रूप से क्या हो, डिफरेंट टाइप के हों, तो फिर इनका नाम क्या रख दिया जाता है, होमो चेंज कर दिया जाता है और उसकी जगह पर क्या कर दिया जाता है, हेट्रोकैरियोटिक। तब वो क्या बन जाते हैं, हेट्रोकैरियोटिक पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। अब मैं आपको इसको एक बार पुनः रिवाइज करवा देती हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर होमोकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक बनते हैं और किस तरीके से इनके अंदर थीसिया बनती हैं। अपन बात कर रहे थे इनके फ्रूटिंग बॉडी की, अब शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ कि जितनी भी फंजाई होती हैं उनके अंदर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी को मेन रूप से 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं oospore, एक होती हैं जाइगोस्पोर, एक होती हैं एस्कोकार्प या एस्कोस्पोर और एक होती हैं बेसिडियोकार्प। oospore ओमाइसिटीज यानी कि मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्य में बनते हैं, जाइगोस्पोर जो है वो जाइगोमाइकोटिना के सदस्य में बनते हैं और जो एस्कोस्पोर बनते हैं यानी कि एस्कोकार्प एस्कोमाइकोटिना के सदस्य में, मतलब इनके नाम के बेस पे ही इनकी फ्रूटिंग बॉडी बनाई हुई है। जो बेसिडियोकार्प है वो बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य। अब इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प। तो जो एस्कोकार्प एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में बनते हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, किसके आधार पे कि इनमें बनने वाली जो थीसिया होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो ओपन टाइप की है या फिर वो क्लोज टाइप की है। जब वो क्लोज टाइप की होती है तो उसका नाम रख दिया जाता है क्लिस्टोथीशियम। और क्लिस्टोथीशियम में क्या होते हैं कि बनने वाले जितने भी एसाई होते हैं वो एक पैरिडम के अंदर क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं और क्लोज रहने की वजह से इनके स्पोर बाहर आसानी से नहीं निकल पाते जब तक इनकी थीसिया परिपक्व नहीं हो जाती है। जब इनकी थीसिया बिल्कुल मैच्योर हो जाती है तो वो नमी को अवशोषित करती है, नमी को अवशोषित करके वो रैप्चर हो जाती है और रैप्चर होते ही एस्कोस्पोर कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर पेरिथीशियम की, कि हाफ क्लोज होते हैं। हाफ क्लोज होने की वजह से इनके टिप पार्ट के ऊपर, इस भाग के ऊपर एक ऑस्टियोल जिसको मुखांग कहते हैं हिंदी में, मुख के समान स्ट्रक्चर बन जाती है और इस मुख समान स्ट्रक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बाल नुमी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिनके द्वारा ऑस्टियोल से जो है बनने वाले एस्कोस्पोर, इसकी बॉडी में बनने वाले जो एस्कोस्पोर होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसके अंदर की ओर इस तरीके से यही एस्कोकार्प जो है एसाई बनती है। हर एक एसाई के अंदर वही 8 एस्कोस्पोर भरे हुए होते हैं और ये जो 8 एस्कोस्पोर बनते हैं ये इस एसाई में बनते हैं। इनके दोनों तरफ, चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, पैराफाइसिस जो नमी को अवशोषित करती हैं। जैसे ये एसाई मैच्योर हो जाती हैं तो ये नमी इसको प्रदान कर देती है, ये क्या हो जाती हैं, फूल के रैप्चर हो जाती हैं और सारे स्पोर जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर ओपन टाइप की, एपोथीशियम की, कि एपोथीशियम ओपन टाइप की जो पैराफाइसिस बनती है उसके अंदर क्या होते हैं कि जितनी भी ये पैराफाइस पेरिडम की सेल्स होती हैं वो सब मिलकर के क्या बना लेती हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, कप के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी एसआई बन जाती हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर कभी कभी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, तो जिसको कप या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी के नाम से इसकी फंगस को जाना जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कौन सी फंजाई ऐसी है जिसकी फ्रूटिंग बॉडी कप लाइक स्ट्रक्चर की पाई जाती है, तो उसका एग्जाम्पल भी हम क्या देते हैं, पेजाइजा ही देते हैं, कप फंजाई देते हैं कि इसकी बॉडी देखने में कप के कटोरे के समान होती है जिसके ऊपर एस्कोस्पोर भरे हुए होते हैं और ये ओपन टाइप की होने की वजह से क्या हो जाती हैं, जैसे ही नमी एनवायरनमेंट में आई ये नमी को अवशोषित करके और क्या हो जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं। अब ये पता है सूडोथीशियम में सूडो टाइप की बनती हैं, यानी कि इनकी ज़रूरत जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन इनको मिलती है वैसी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन जाती हैं और लास्ट में क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में आता है कि इनमें जो बेसिडियो कार्प है इनमें जो बनने वाले स्पोर होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं या डिप्लोइड होते हैं, या जो बेसिडियो कार्प में बने वो किस तरीके से बनते हैं, तो ये हमेशा इसका जो पिल्स वाला पार्ट होता है इस पार्ट में बनते हैं।